कहाँ गए, ज्वाइन क्यों नहीं हुए अभी तक? सर की क्लास छूट के तो काफी वक्त हो गया होगा ना? नो मैम। नो मैम, अभी थोड़ी देर नो पहले, मैम, अभी छुट्टी। 2-3 मिनट पहले। अभी छुट्टी? अरे यार ऐसा मत किया करो, ऐसा मत किया करो यार। तो सर की छुट्टी तो तुरंत यहाँ ज्वाइन कर लेना चाहिए, फिर मेरी क्लास शुरू होने में लेट हो जाएगी ना। अब घर पे ही तो बैठे हैं, तो क्या इतना ब्रेक की क्या जरूरत है? अभी सीपीटी की सीए की क्लासेस तो खत्म हो गई ना बेटा? नो मैम। अकाउंट्स की शुरू है मैम। अकाउंट्स की ऑल्टरनेट डेज ना? यस मैम। ओके, और रोज मेरे ख्याल से 7 o'clock तक क्लास रहती है आपकी, राइट? यस मैम। कॉलेज शुरू हो गया क्या? नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस नो मैम। मैम। यस मैम। ठीक है चलो। सो आई स्टार्ट। आज जो हमें टॉपिक देखना है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। इसके पहले तक का जो पोर्शन है, हम क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्वेट इक्विटी शेयर्स। वो तो लास्ट टॉपिक है मेरे भाई। टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? मेन टॉपिक, कंपनी किस किस तरीके से शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं, तो कौन से तरीकों से कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, क्या ये पढ़ रहे थे हम? यस यस मैम। मैम। यस मैम। राइट। तो कौन से तरीके हैं? पहला तरीका है पब्लिक ऑफर निकल सकता है। पब्लिक ऑफर के अंडर हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो हमने फिक्स्ड प्राइस इशू क्या होता है और बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होता है ये देखा। फिर फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग प्रोसेस समझने के बाद आपने ये समझा कि आईपीओ और एफपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अगर ये कॉमन पब्लिक को आप शेयर्स इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करके, तो आईपीओ एफपीओ के थ्रू होगा। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप अगर शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो वहां पे लेटर ऑफ ऑफर दिया जाता है, बेसिकली राइट इशू, जहां पे शेयर होल्डर्स को पैसे पे करने पड़ते हैं ऑन प्रो रेटा बेसिस। एग्जिस्टिंग उनका जो शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से उनको शेयर्स ऑफर किए जाते हैं, और लेटर ऑफ ऑफर के थ्रू उनको जानकारी दी जाती है कि आपके हक में इतने शेयर्स आते हैं। वो चाहे तो अपने नाम पे वो शेयर करा सकते हैं, या वो चाहे तो शेयर किसी और के नाम पे कराने के लिए भी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। और उसी तरह से कंपनी जब अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को कैपिटलाइज करती है प्रॉफिट के हिस्से को, तो बोनस शेयर्स इशू करती है जो कि एज अ फ्री गिफ्ट होता है। तो यहाँ पर कोई ऑफर लेटर या लेटर ऑफ ऑफर का सवाल नहीं उठता। जितने भी लोगों के पास इक्विटी शेयर है उनको अगेन प्रोरेटा बेसिस में बोनस इशू किया जाता है। और ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप किसी और के फेवर में नहीं दे सकते। उसके बाद में कंपनी के पास में ऑप्शन है कि वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को शेयर्स इशू करे। अब इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एनकरेज करना चाहती है कि दे कैन वर्क मोर हार्ड फॉर द कंपनी, क्योंकि एम्प्लॉयज लिटरली पार्ट ओनर्स बन जाते हैं बाय गेटिंग द शेयर्स। तो उसके भी 4 ऑप्शंस हमने देखे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, देन शेयर एप्रिसिएशन राइट स्कीम एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। उसके बाद में अब जो हम देख रहे हैं दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। Private placement is basically the process through which the company offers shares to certain group of people instead of offering it to common public. तो इसमें 2 टाइप्स है, राइट इशू एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। समझा क्या हम क्या पढ़ रहे थे? यस मैम। यस मैम। राइट, ध्यान दो, कीप अ पेंसिल विथ यू, कीप अ टेक्स्ट बुक विथ यू, सॉफ्ट कॉपी नहीं, प्रॉपर हार्ड कॉपी टेक्स्ट बुक की। When a company offers its securities to a selected group of people, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको अगर कंपनी शेयर्स ऑफर करती है तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। बट दिस ग्रुप ऑफ पीपल शुड नॉट एक्सीड 200। अगर 200 से ज्यादा लोगों को शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो फिर वो पब्लिक इशू बन जाएगा। सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल नॉट एक्सीडिंग 200 इन नंबर्स, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। अब एक सबसे बड़ा इशू ये है कि प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड सुनते ही हमको लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट इज डन बाय अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऐसी गलती कभी मत करना। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी करती है?
पब्लिक लिमिटेड Public. कंपनी। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन सी कंपनी करती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को क्वेश्चन दिया है, प्राइवेट प्लेसमेंट इज डन बाय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अग्री और डिसअग्री, और सबने अग्री किया उसको। मतलब 50 बच्चों में से 35 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और प्राइवेट प्लेसमेंट को प्राइवेट कंपनी से जोड़ देते हैं। प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करना। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन करता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कब? जब उसको शेयर्स इश्यू करने होते हैं, लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल को शेयर इश्यू करती है, या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को शेयर इश्यू करती है, या किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को टिपिकली शेयर इश्यू कर रही है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आया क्या? Yes, ma'am. यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपनी सपोज 5 लाख रुपए की इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अगर ये शेयर्स इशू कर रही है तो ये 50,000 इक्विटी शेयर कॉमन पब्लिक को ऑफर करने की बजाय किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को कर देगी। जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी है जो इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है, तो डायरेक्टली वो इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया, तो वो इंश्योरेंस कंपनी बन जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। या कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है जो कि खरीदना चाहती है, तो पूरे 50,000 शेयर म्यूचुअल फंड कंपनी को बेचती है। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे प्राइवेट प्लेसमेंट। इन अदर वर्ड्स, कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटी ओनली टू द आइडेंटिफाइड पर्सन। मतलब खुला ऑफर दिया है, जो चाहिए आके खरीद लो, ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक लोगों को कंपनी को पता है, नाम पता है लिटरली कि किसको ऑफर कर रही है, स्पेसिफिक लोगों को शेयर्स ऑफर करती है, एंड दैट टू should not exceed 200, then that is called as private placement. अब इसमें क्या होता है, प्रोविजंस क्या है इसके? The board of directors select और identify the person. किसको शेयर्स इशू करेंगे, ये किसका डिसीजन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हो सकता है सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हो जिनको शेयर्स इशू किए जा रहे हो, या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कोई इंश्योरेंस कंपनी जैसा, या कोई पर्टिकुलर बैंक है जो कंपनी के शेयर पूरा का पूरा खरीद रही है, तो उनको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड कंपनी है जो डायरेक्टली आपके शेयर्स खरीदना चाहती है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली शेयर बेच रहे हैं। तो ये राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है। टू बी इंक्लूडेड इन सिलेक्टेड ग्रुप, दे मे बी म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एटसेट्रा। कंपनी हैज टू इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। देखो हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था लेटर ऑफ ऑफर, समझ में आया क्या? राइट इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। राइट इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स जब हुआ था, तब हमने जो पढ़ा था वो था लेटर ऑफ ऑफर। और यहाँ पे जो हो रहा है वो है ऑफर लेटर। सुनने में सेम दिखता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू वन वर्ड। आपको जब वन वर्ड में आंसर करना पड़ता है, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. आपको जब वन वर्ड में आंसर करना पड़ता है, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो सेम लग रहा है वर्ड्स, ऑफर लेटर एंड लेटर ऑफ ऑफर, पर फर्क है। लेटर ऑफ ऑफर कंपनी कब इशू करती है? जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दिए जाते हैं। जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स दिए जाते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा, बोनस इशू एंड राइट इशू, तब जो ऑफर दिया जाता है उसको लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट करते समय कंपनी जो ऑफर देती है उसको ऑफर लेटर बोलेंगे। So there is a difference, letter of offer and offer letter. Please note it down in your own language. Getting me? Yes, ma'am. Right. Ma'am. उसके बाद the shares offered can be fully or partly paid. Yes. Fully paid shares भी हो सकते हैं कि पूरा का पूरा पैसा ले लिया इशू करते समय ही, या फिर अभी आधा पैसा लिया है और आधा पैसा 1 साल के अंदर कभी भी मंगा सकती है। फुल्ली पेड, पार्टली पेड, याद है कि आपको फुल्ली पेड, पार्टली पेड के बारे में हमने पढ़ा था? कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व्ड कैपिटल। Yes, ma'am. Yes. एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो उसमें से 5 रुपए मंगा लिए, 4 रुपए बाद में मंगाएगी, 1 रुपए रिजर्व कैपिटल है जो कि वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाएगी। ऐसा हमने बाइफर्केशन पढ़ा था।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी अगर Yes, कंपनी ma'am. ने 10 रुपए में से 5 ही रुपए मंगाए हैं, इसका मतलब वो पार्टली पेड शेयर हो गया. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Right? So these shares which are being issued as a private placement can be a partly paid share or a fully paid share, and the consideration should be paid by check, demand draft, कैश में नहीं. और वैसे भी कंपनी एक भी रुपया शेयर का कैश में नहीं ले सकती, चाहे किसी को भी ऑफर करे. एम्प्लॉइज को ऑफर कर रही है तो भी पेमेंट कैश में नहीं हो पाएगा. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है तो भी पेमेंट कैश में नहीं होगा. अगर कॉमन पब्लिक को इशू कर रही है तो भी पेमेंट कैश में नहीं होगा, बैंकर्स के पास में पैसा जमा कराना पड़ेगा. और ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेसमेंट भी है तो पेमेंट शुड बी चेक, व्हाटएवर, मतलब यू विल हैव टू डू द बैंक ट्रांसफर. आपको पैसा बैंक में जमा कराना पड़ेगा. एवरीथिंग विल बी अकाउंटेड मनी. कैश में पे करना अलाउड नहीं है. कंपनी के हाथ में सीधा 1 लाख रुपए नकदी दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी हिसाब से नहीं होता वो. उसके बाद राइट टू रिनंसिएशन इज नॉट गिवन टू एप्लीकेंट्स. मैंने बताया था, अब भी आपसे डिस्कस किया व्हाट इज राइट टू रिनंसिएशन. क्या है राइट टू रिनंसिएशन? अब भी डिस्कस किया राइट इशू के मामले में. अपना ऑप्शन अपने फ्रेंड्स वगैरह को ट्रांसफर कर देना. यस, किसी और के फेवर में उसको ट्रांसफर करना और कंपनी को रिक्वेस्ट करना कि मुझे नहीं चाहिए, इसको दे दो. ये चीज प्राइवेट प्लेसमेंट में अलाउड नहीं है. अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को शेयर्स ऑफर किए गए हैं तो लेना नहीं लेना इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, किसी और के फेवर में नहीं दे सकता. और लेना नहीं लेना की बात नहीं होती है. प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी तभी करती है जब ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन के साथ एक अग्रीमेंट हो चुका होता है कि वो उनके शेयर्स खरीदने वाले हैं. सो कंपनी हैज टू गेट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन. देखो हर जगह पर, ऊपर दिए गए हर जगह पर स्पेशल रिजोल्यूशन आ ही रहा है. So a company can make private placement in 2 ways: right issue and preferential allotment. Right issue ये ऑलरेडी हम लोग ऑफरिंग टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्कस कर चुके हैं. वही राइट इशू है. ये बराबर है ना? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सोचो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो ये एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है कि कॉमन पब्लिक है? पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, तो फिर इसका मतलब वो राइट इशू ही हुआ. तो ये एक तरीका है, या फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. तो राइट इशू दोनों का पार्ट है, प्राइवेट प्लेसमेंट का भी पार्ट है एंड इशू टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का भी पार्ट है. व्हेन अ कंपनी इशू स्पेसिफिक सिक्योरिटीज और दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, देन इट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल बेसिस. मतलब जैसे मैंने बोला कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है और कंपनी डायरेक्टली उनको शेयर्स बेच रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. राइट इशू मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे जा रहे हैं, वो भी ग्रुप ऑफ पीपल ही है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ही है. 200 से नीचे है तो डेफिनेटली इट कैन कम अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट. 200 के ऊपर है तो उसको सिंपल राइट इशू नाम दिया जाएगा. और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर कंपनी है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है, उनको दे रही है कंपनी शेयर्स, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. यूजुअली द कंपनी ऑफर्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट टू प्रमोटर्स. यस, कौन होते हैं प्रमोटर्स? Who come up with the idea of starting a business. राइट, जिन्होंने कंपनी शुरू करने में स्टेप्स लिए. एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, अभी हमने देखा राइट इशू. एम्प्लॉइज को दिया जा सकता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को शेयर ऑफर कर रहे हैं. एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ऐसे लोग जो कि बिजनेस में शुरुआती पैसा डालते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट आर इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड कैपिटल टू कंपनीज. वेंचर कैपिटल मतलब सीड कैपिटल, शुरुआती टाइम पे कंपनी को फॉर्म करने के लिए जो कैपिटल दिया जाता है. कोई कंपनी है जो किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है, वो कंपनी ने 5 करोड़ रुपए डाले, तो उन कंपनी को स्पेसिफिकली जो शेयर्स ऑफर किए जाएंगे वो भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का हिस्सा होगा. सो वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? ऐसे लोग जो कि किसी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं. द शेयर्स ऑफर्ड आर फुल्ली पेड एंड द एप्लीकेंट्स हैव टू पे द कंसिडरेशन इन कैश. राइट, मतलब कैश इन द सेंस ये भी बैंक ट्रांसफर ही होगा, यहाँ पे भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता.
नकदी नोट नहीं होते, ये भी बैंक ट्रांसफर ही होगा, बिकॉज इन जॉइंट स्टॉक कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन कैश नकदी नोट के बेसिस पे नहीं होता. दिस दे विल हैव टू डिपॉजिट इन बैंक, ऐसा उनका बोलने का मतलब है. पे कंसिडरेशन इन कैश मतलब दे विल हैव टू डिपॉजिट इन द बैंक. शेयर्स इशूड अंडर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हैव नो वोटिंग राइट्स. हाँ, ये याद रखना. हाँ, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंडर अगर दिया गया है तो वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे. कैपिटल अप्रिसिएशन, डिविडेंड सब मिलेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं रहेंगे. Approval of shareholder in the form of special resolution is needed. Company usually go for preferential allotment as it is only less time consuming but also involves less paperwork and formality. तो ज्यादा वक्त नहीं लगता. कॉमन पब्लिक को ऑफर करेंगे तो बहुत टाइम लगता है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में आपने किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे दिया कि फटाफट काम हो जाता है, तो पैसा भी आ गया और काम भी आसान हो गया. राइट? सो एम आई ओके विथ व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस. तो अभी मैं पूरे 5 मिनट्स 7 मिनट्स रुकती हूँ. 5-7 मिनट्स पूरा स्टार्टिंग से लेकर मतलब कहाँ से लेकर, क्योंकि ये टॉपिक हमने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है, लेकिन ये है एक पूरा टॉपिक. तो आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है? व्हाट आर द वेरियस वेज थ्रू विच द कंपनी कैन इशू शेयर, जो हमने पढ़ा था ना, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, वहां से लेके यहाँ तक एक बार अच्छे से रीड करो. जहां दिक्कत है पूछो. मैं रुकती हूँ. 5 to 7 मिनट्स है आपके पास. जल्दी जल्दी रीड करो और मुझे बताओ जहां पे डाउट है. एवरीबडी, each and every student present in the class will do this. Are you getting me? Yes, मैम ma'am. कितने बार पढ़ेंगे, ये सब नाटक नहीं चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक हमने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा है. तो एट अ स्ट्रेच ये टॉपिक को एक बार तुम्हें रीड करना बहुत जरूरी है. डू इट राइट नाउ. यू हैव 5-7 मिनट्स. कितने भी बार पढ़ने को बोलूं, पढ़ना है. जब मैं कोई टॉपिक आपको 2-3 बार पढ़ने को बोलती हूँ तो समझ जाओ कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है. और रीडिंग के अलावा तुमको एसपी की लैंग्वेज को समझ में आने का कोई और तरीका है ही नहीं. Are you all reading? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कौन कौन रीड कर Yes, रहा है? ma'am. कौन कौन रीड कर रहा है? रेज योर हैंड्स. कोई भी रीड नहीं कर रहा है? ठीक है. हैंड्स डाउन. शुरुआत से आईपीओ एफपीओ वाला पॉइंट से लेकर पूरा यहां तक अच्छे से रीड करो.
कहाँ तक पहुंचे? कहाँ तक पहुंचे? मैम बोनस Offering share to existing. राइट, गो ऑन. मैम हाँ बोलो. मैम बुक बिल्डिंग प्रोसेस में जैसे जब प्राइस डिसाइड हो जाता है तब एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना? हाँ बेटा, बट वो बेसिकली ऑनलाइन वगैरह ही होता है, मेल पे वगैरह होता है, या फिर किसी को ऑफलाइन चाहिए तो वो कलेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली क्या है, प्रोस्पेक्टस एक ऐसी चीज होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टस फ्यूचर के लिए भी प्रूफ होता है. तो प्रोस्पेक्टस में जनरली हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर बीइंग इशूड एंड व्हाट इज द रेट ऑफ दोस शेयर्स, वो सब होना जरूरी है. इसीलिए पहले रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, और फाइनल जब प्राइस आती है तो उसके बाद में फिर सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करते हैं. आपको बताया था ना मैंने कि एक 5 दिन का वक्त दिया जाता है जिसमें कि लोग शेयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं, तो वो एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा. तो मैम जिन्होंने पहले लो प्राइस कोट किया था फिर बाद में अगर हाई प्राइस डिसाइड हुआ तो वो परचेज कर सकते हैं नहीं क्या नहीं हाई नहीं प्राइस पे? नहीं 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 नहीं. ऑलरेडी जिनका कोट हो चुका है, हाँ उनको, जिनका कोट हो चुका है उनको, और वो परचेज नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए ओपन रहता है वो. जैसे जिन जिन लोगों ने कोट किया था उन लोग उसको परचेज करेंगे, तब तक वो शेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं. तो जिन्होंने कोट किया था उन्हीं को वो शेयर्स पहले अलॉट किए जाते हैं. ओके मैम. मैम और यस. जिन्होंने ज्यादा कोट किया था वो ज्यादा खरीद सकते हैं क्या फिर, मतलब उसी टाइम पे नहीं उनको वो ज्यादा कोट कर सकते नहीं हैं नहीं क्या? बेटा, जितना नंबर उन्होंने बोला था और कंपनी ने जो प्राइस डिसाइड की है उस पे मिलता है उनको, क्योंकि ओके बिड मैम, करते थैंक यू समय मैम. ऑलरेडी उन्होंने जितना अप्लाई किया रहता है उतने शेयर्स. ओके मैम. यस. ओके, सो शुड आई प्रोसीड? बढ़ू आगे? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जस्ट आपकी जानकारी के लिए है. प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, सिक्योरिटीज और ऑफर टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस नॉट एक्सीडिंग 200. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर्स और सिक्योरिटीज, मतलब या इक्विटी शेयर्स इशू किए जाते हैं, या फिर हो सकता है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. इसको दिया जाता है टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल. The shares offered through private placement can be fully paid or partly paid. The shares in preferential allotment are always fully paid. Private placement offer letter is issued when the shares are offered. Preferential allotment में सीधा उस इंस्टीट्यूशन को पकड़ के दे दिया जाता है. There is no such document. वैसे ये आपके सिलेबस का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं मान सकते इसको, एग्जाम में भी आने के चांसेस कम है. इट्स जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. और बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है?
देखो मैंने आपको बताया था कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो परमानेंट कैपिटल होता है, मतलब कंपनी जो है बेसिकली इक्विटी शेयर्स का पैसा अपनी पूरी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती है। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि कंपनी के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी को अपने ही शेयर्स फिर से खरीदने पड़ते हैं। ताकि देखो कब कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में कोई एक ऐसी अफवाह फैल गई है जिसकी वजह से, या फिर सपोज अभी मेरी एक कंपनी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है और मार्केट में ये अफवाह फैल गई है या मार्केट में ये खबर फैल गई है, हो सकता है सच भी हो, कि मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो गया। सो ऑब्वियसली मेरा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल या रिजेक्ट हो गया है और मेरा माल पड़ा है गोडाउन में, बिक नहीं रहा है, इसका मतलब मेरे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे कंपनी की ये खबर अगर मार्केट में फैलती है तो मेरे कंपनी के शेयर्स धड़ धड़ करके उसके शेयर्स की प्राइस नीचे गिर सकती है। और एक लिमिट के ऊपर अगर शेयर्स की प्राइस नीचे गिर गई तो हो सकता है कि कुछ मालाफाइड इंटेंशंस के साथ लोग उसको खरीदे और मेरी कंपनी को टेक ओवर कर ले। राइट, आपको तो पता ही है कि जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स किसी कंपनी के आते हैं वो उस कंपनी को टेक ओवर करने का क्लेम कर सकता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए कंपनी में बाय बैक इट्स ओन शेयर, कि जब कंपनी को ऐसा लगता है कि अपने शेयर के दाम बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो कंपनी खुद मार्केट में ये ऑफर दे देती है कि हम इतने रुपए पे अपने शेयर्स खरीदने को तैयार हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उस प्राइस पे कंपनी को शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो शेयर्स कंपनी के पास में डाइल्यूट हो जाएंगे, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट राइट और वो जो टेक ओवर का इश्यू है वो खत्म हो जाता है। डिड यू गेट? बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी खुद अपने शेयर मार्केट से बायबैक करती है। अगर सपोज उसका अपना इक्विटी बेस थोड़ा सा कम करना है तो भी ये काम कर सकती है। तो बायबैक कहां से किए जाते हैं? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। मतलब हो सकता है कि से 2:3 के रेशो में हो, हर व्यक्ति जिसके पास में 10 शेयर है कंपनी उससे 4 शेयर खरीदेगी। 10 शेयर जिसके पास है कंपनी उसके 4 शेयर वापस खरीदने को तैयार है और उस हिसाब से पैसे दे देगी। ये एक तरीका हो सकता है। ओपन मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वहां से खरीदे जा सकते हैं, या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो है जिनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम या स्वेट इक्विटी के थ्रू शेयर्स बेचे गए थे वो बाहर किसी को शेयर बेचे उसके बजाय कंपनी ही उनसे शेयर वापस खरीद सकती है। सो कंपनी कैन बाय बैक शेयर ओनली व्हेन इट हैज सफिशिएंट बैलेंस इन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स आपको पता है क्या है? उसमें जो भी स्टैट्यूटरी होना चाहिए, जो भी रूल के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए वो रहना जरूरी है। शेयर प्रीमियम अकाउंट क्या है ये भी आपको पता है, इसमें भी जितना बैलेंस होना चाहिए लॉ के हिसाब से वो है। एंड प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी अदर शेयर। कंपनी go for buyback of share for various reasons such as return surplus, cash to shareholder, safeguard company against unwelcome takeover bids, etc. ठीक है? Did you get what is buyback? Yes. Yes. बायबैक कंपनी तभी कर सकती है जब उसके अलग अलग रिजर्व्स में लॉ के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड है उतने पैसे हो, अदरवाइज कंपनी को नुकसान पहुंचा के बायबैक नहीं कर सकती। यस, सो ये जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपकी जानकारी के लिए। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चंस वगैरह आने के चांसेस हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट मतलब शेयर सामने वाले के नाम करना। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? हर वो व्यक्ति जो शेयर के लिए अप्लाई करता है उसको शेयर मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर सपोज कंपनी 100 शेयर इशू कर रही है या से 1 लाख शेयर अगर कंपनी इशू कर रही है और अगर एप्लीकेशन 2 लाख शेयर्स के लिए आई है तो कंपनी इशू 1 लाख शेयर ही कर सकती है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में उसने मेंशन किया है कि वो 1 लाख शेयर्स इशू करेगी। तो इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने ऑफर दिया था और एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई है जिसमें कुल मिला के 2 लाख शेयर की डिमांड है, तो इसका मतलब कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू कर दिए, ऐसा नहीं होता। तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने बहुत कम नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो उनको शेयर्स अलॉट हो ही नहीं। तो अलॉटमेंट का मतलब है शेयर्स दे देना। When the company gives shares to an applicant based on application. So क्या होता है allotment? When the company gives share to the applicant based on the application submitted.
किसी को भी उठा के शेयर दे देना उसको अलॉटमेंट नहीं बोलते। किसी व्यक्ति ने शेयर के लिए अप्लाई किया था और उसको कंपनी ने शेयर दे दिए, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। डिड यू गेट मी? यस मैम। मैम। So, Supreme Court has defined allotment as the appropriation out of the previously unappropriated capital of company certain number of shares to the person. So देखो, appropriate का मतलब होता है distribution, appropriation का मतलब है distribution, unappropriate मतलब undivided। याद करो, authorized capital उसमें से कुछ कैपिटल इशूड कैपिटल होता है और कुछ कैपिटल अनइशूड कैपिटल होता है। याद है क्या ऐसा कुछ मैंने पढ़ाया था? यस मैम। यस मैम। यस मैम। वो जो इशूड कैपिटल है उसमें से जितने शेयर कंपनी ने बांट दिए वो हो गए डिस्ट्रीब्यूटेड कैपिटल। बराबर है, कंपनी के टोटल 5 लाख शेयर होल्डर्स ने खरीद लिए, तो ये 5 लाख शेयर कंपनी के टोटल ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएट, तो कंपनी का टोटल अगर सपोज 10 लाख शेयर्स है कंपनी के टोटल इशू करने के लिए, जिसमें से 5 लाख शेयर इशू कर दिए, बाकी 5 लाख अभी तक इशू नहीं किए हैं, तो ये बचे हुए जो 5 लाख है ये अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल है। सपोज कंपनी का टोटल से 1 करोड़ रुपए का ऑथराइज्ड कैपिटल था, तो कंपनी ने 50 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए पहले इशू से, 50 लाख और कलेक्ट करना बचा है, तो अब और 5 लाख शेयर्स इशू करेगी जिससे कि वो 50 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। तो ये 50 लाख रुपए इसको अनअप्रोप्रिएटेड कैपिटल बोलेंगे क्योंकि ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है। डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। अभी तक जो कैपिटल अलॉट नहीं किया गया, अभी तक जिस कैपिटल को इशू नहीं किया गया, उस कैपिटल को पब्लिक को इशू करना और लोगों को शेयर दे देना, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। Thus, as per this definition, allotment of share means allocating certain number of shares by board of director out of previously unallocated capital of the company to the person who have applied for the share. तो ऐसे शेयर्स जो कि इससे पहले इशू नहीं किए गए हैं, ऐसे शेयर्स जो कि अनइशूड कैपिटल का हिस्सा है, जिनको अभी तक कंपनी ने इशू भी नहीं किया है और किसी ने खरीदे भी नहीं है, ऐसे शेयर्स को उन लोगों को दे देना जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल होता है उसका पूरा का पूरा हिस्सा कंपनी एक साथ इशू नहीं करती, एक हिस्सा पहले शुरुआत में इशू करती है, बाकी होल्ड करके रखती है, फ्यूचर में जब जरूरत पड़ेगी तब इशू करेगी। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है कैपिटल, उसमें से एक हिस्सा फिर से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएगी, उस वक्त जिन लोगों ने शेयर को अप्लाई किया था उनको शेयर दे देना, दैट इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। Am I okay with this sentence? यस Yes, मैम। ma'am. Right. So the company issue prospectus and application form. आपको पता है what is a prospectus? How can you define a prospectus? Prospectus is a document inviting public to buy the shares of the company. Absolutely. It is basically invitation to subscribe to the shares of the company. What is basically a prospectus? It is an invitation to subscribe to the shares of a company. तो prospectus होता है और उसके साथ एक application form होता है। तो व्यक्ति जो है जिसको भी शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है वो प्रोस्पेक्टस परचेज करेगा, डाउनलोड करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलता है, उसको अच्छे से पढ़ेगा, कंपनी के वेयर अबाउट्स के बारे में समझेगा, और अगर उसको लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी के शेयर इन्वेस्ट करने लायक है तो उसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरकर कंपनी के पास में सबमिट करेगा,
तो वो कंपनी के पास में सबमिट करेगा, उसके बाद फिर पूरा प्रोसेस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उसको जो शेयर्स दिए जाएंगे उसको हम अलॉटमेंट कहते हैं। एप्लीकेंट, जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया है, शेयर होल्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैम अभी शेयर नहीं दिए। उनको मिले नहीं है। करेक्ट, अभी सिर्फ अप्लाई किया है, शेयर उनको मिल भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी मिले, इसलिए अप्लीकेंट या सब्सक्राइबर्स बोलेंगे जब तक उनको शेयर अलॉट नहीं हो जाते। जब शेयर अलॉट हो जाएंगे तो वो शेयर होल्डर बन जाएंगे। सो द एप्लीकेंट फिल्स द फॉर्म एंड सबमिट्स इट विथ एप्लीकेशन मनी, राइट? एप्लीकेशन मनी के साथ मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, मिनिमम 5% ऑफ द फेस वैल्यू होना चाहिए एप्लीकेशन मनी, वो सब हम आगे देखेंगे। तो अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का एक शेयर का 5%, मतलब 50 पैसे एप्लीकेशन मनी कम से कम होना चाहिए। 50 पैसे की आजकल वैल्यू नहीं है, तो कम से कम 1 या 2 रुपए इस तरह से एप्लीकेशन मनी रखी जाती है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशंस इन बोर्ड मीटिंग। फिर पूरा अभी प्रोसेस आप आगे पढ़ोगे कि सपोज 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और टोटल 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो ये पूरे 1.5 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आ जाती है। सपोज एप्लीकेशन मनी जो है वो है सपोज 2 रुपया पर शेयर, सपोज एप्लीकेशन मनी है 2 रुपया पर शेयर, तो ये 1.5 लाख शेयर के लिए 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से पैसे आ जाएंगे। लेकिन शेयर तो 1 ही लाख इशू करना है, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, या फिर जिसने 10 शेयर मांगे उसको 8 ही शेयर मिलेंगे। कोई भी डिसीजन ले सकती है कंपनी, क्योंकि उसको 1.5 लाख शेयर तो इशू करने नहीं है, 1 ही लाख करने हैं। तो जिन लोगों को शेयर नहीं मिला या जिन लोगों को जितना कम शेयर मिला उनके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं, एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाती है। ये सब आगे मैं बताऊंगी आपको। The board of directors approves the acceptance of such application in the board meeting by passing the resolution, right? तो board meeting में एक resolution pass कर कर उनका पूरा वो list approve किया जाता है जिनको shares allot करने हैं। This is called as allotment of shares. तो पूरा process आगे है। The board of directors has the power to allot the shares. Very important. Objectives के लिए भी आ सकता है। Who has the power to allot the shares? Board of directors has the power to allot the shares. Board of directors are the authority who can allot the shares. Under the Companies Act 2013, following company have to issue shares in dematerialized form. Dematerialized क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर। इलेक्ट्रॉनिक मोड। Dematerialized form मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। electronic form. So a company making public offer in excess of 10 करोड़, अगर 10 करोड़ रुपए की वैल्यू के ऊपर के शेयर्स इशू हो रहे हैं, 10 वैल्यू के ऊपर के शेयर इशू हो रहे हैं, तो कंपलसरी वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू होंगे। कंपलसरीली वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही इशू होंगे। उसके बाद में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर इट्स न्यू इशू, 10 सितंबर 2018 में ये रूल बना। 10 सितंबर 2018 के बाद जो भी कंपनी है जिसने अभी तक अपना पब्लिक इशू नहीं निकाला है, जिसने अभी तक मार्केट में शेयर इशू नहीं किए हैं, जैसे रिलायंस जियो बहुत फेमस कंपनी है पर अभी तक उन्होंने अपने शेयर्स मार्केट में इशू नहीं किए, तो ऐसी कंपनी जिन्होंने अभी तक अपने शेयर्स मार्केट में इशू नहीं किए और उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसको अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। तो जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसने अभी तक अपने नए शेयर्स मार्केट में इशू नहीं किए हैं, अभी तक उसका आईपीओ निकला ही नहीं है, ऐसी कंपनीज को कंपलसरीली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर इशू करने पड़ेंगे, कंपलसरीली आफ्टर 10 सितंबर 2018। इस डेट के बाद से ये रूल बना है। और उसके बाद में सच अदर क्लब और क्लासेस ऑफ कंपनीज एक्ट में भी प्रिस्क्राइब, तो कंपनीज एक्ट में और भी बहुत सारे ऐसे कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों के मुताबिक जो भी कंपनी उस नियम में बैठती है वो सब डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही अपने शेयर्स इशू करेंगे। तो ये 2 मेन थे, और ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कुछ कंपनीज के ऊपर लागू किए गए हैं, वो सारी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर्स इशू करेंगी। सो एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर इन एनी फॉर्म,
पुरानी कंपनी है बहुत, इससे पहले बहुत बार शेयर्स इशू कर चुकी है और 2 करोड़ रुपए के शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, तो वो अपने नॉर्मल शेयर्स शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में भी इशू कर सकती है. Also, the company have the freedom to convert its share into dematerialized form at any point of time. तो अगर किसी कंपनी ने नॉर्मल शेयर्स भी इशू किए हैं शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म में, उसको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं. आगे का आपका डीमटेरियलाइजेशन कर एक चैप्टर रहने वाला है, उसमें आपको इसका पूरा प्रोसेस समझाऊंगी मैं. Companies issuing share in dematerialized form has to comply with the provisions of Depositories Act 1996. So depositories NSDL and CDSL ऐसे 2 डिपॉजिटरीज है इंडिया में. NSDL and CDSL National Securities Depositories Limited and Central Depository Services Limited. ऐसे 2 डिपॉजिटरीज है, और ये डिपॉजिटरीज वगैरह कौन है ये मैं बताऊंगी आपको उस चैप्टर में. डिपॉजिटरीज आर बेसिकली द एजेंसी दैट कन्वर्ट्स द शेयर फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो ये हम पढ़ेंगे आगे. तो डिपॉजिटरी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो पूरा फॉलो करना पड़ेगा अगर कोई कंपनी अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना चाहती है तो. यस, देख लो यहां तक अच्छे से. Yes, all okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. Now let's see what are the provisions or conditions for allotment of shares. 2 तरह के provisions है यहाँ पर, एक है statutory provision और एक है general principles. Statutory provisions मतलब which is compulsory as per the Companies Act 2000, जो आपका normal Companies Act है वो, plus और भी बहुत सारे rules हैं.
जैसे यहाँ देखिए कंपनीज एक्ट के नियम भी लागू होंगे, देन प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014, ये कंपनीज एक्ट में जो रूल है इसके भी लागू होंगे, और जो सेबी का जो एक्ट है उसमें सेबी के रेगुलेशंस जो है 2018 के, इसके भी नियम लागू होंगे। तो आपको अगर शेयर्स का अलॉटमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि कंपनीज एक्ट की तरफ से भी इम्प्लीमेंटेड है और सेबी की तरफ से भी इम्प्लीमेंटेड है। सो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब कंपल्सरी एज पर द एक्ट, और जनरल प्रिंसिपल्स मतलब इन चीजों का ध्यान कंपनी को रखना जरूरी है, अगर कंपनी नहीं रखती है तो कल चल के कंपनी को तकलीफ हो सकती है। तो लेट्स सी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। फर्स्ट वन, registration of prospectus। आपको पता है what is a prospectus? just a second बेटा। हाँ, yes, so registration of prospectus basically you know what is a prospectus। तो आपका जो prospectus है, देखो क्या रहता है prospectus का प्रोविजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमको पब्लिक इशू निकालना है या कोई भी जो भी इशू करना है हमको शेयर्स, तो उसके लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए सेक्रेटरी और उसकी टीम को बोला जाता है। सेक्रेटरी और उसकी टीम एक ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको पूरा देख के अप्रूव करते हैं। उसके बाद में उस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इससे पहले हमने पढ़ा है कभी? Yes, Yes, Right? ma'am. So registrar of companies is an authority appointed by the government for taking care of all these things related to establishment and running of joint stock company। तो prospectus का एक कॉपी ROC के पास फाइल करना पड़ेगा, और उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही आप उस prospectus का मास प्रिंटिंग कर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज कंपनी ने पब्लिक इशू निकालने का सोचा और कल के कल निकल गया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको हम स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बोलते हैं। तो पहला प्रोविजन क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द ROC ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस में हर एक डायरेक्टर का सिग्नेचर रहेगा, और भी जो अथोराइज्ड लोग हैं एज पर दिस रूल्स, हमने भी ऊपर रूल्स देखे ना, कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस लगेंगे, सेबी के भी प्रोविजंस लगेंगे। इन सब रूल्स के हिसाब से जो जो लोग कंपल्सरी सिग्नेटरीज होने चाहिए वो सब प्रोस्पेक्टस में साइन करेंगे, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस में दी गई जो इंफॉर्मेशन है इसी के बेसिस पे इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो प्रोस्पेक्टस में अगर तुम कुछ भी अंड शंड इंफॉर्मेशन देके रखोगे तो इन्वेस्टर जो है वो मिसगाइड हो जाएगा और उसका पैसा फंस जाएगा। इसीलिए जो लोग प्रोस्पेक्टस छपवाते हैं उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टस के हर एक इंफॉर्मेशन के डिस्क्लेमर की। तो जो भी लोग प्रोस्पेक्टस, बेसिकली डायरेक्टर्स एंड अथॉरिटीज जो है, दे विल साइन द प्रोस्पेक्टस प्रॉपरली एट प्रॉपर प्लेस, गिविंग ऑल द थिंग्स डिस्क्लेमर और पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए। और ऐसा प्रॉपरली बनाया हुआ प्रोस्पेक्टस एक रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करेगा और उसके बाद ही दैट विल बी given for mass printing and mass distribution for public issue. Is it okay, the first provision? Yes, ma'am. yes, ma'am. Right? उसके बाद सेकेंड प्रोविजन बोलता है एप्लीकेशन मनी। क्या होता है एप्लीकेशन मनी? अब भी बताया था मैंने, क्या होता है एप्लीकेशन मनी? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो सबमिट करना पड़ता है। राइट, आपने शेयर के लिए अप्लाई किया, आपने शेयर के लिए अप्लाई किया और सिर्फ एप्लीकेशन थमा दिया कंपनी को, तो आपको टाइम पास करने के लिए कुछ और नहीं है बोल के बार बार शेयर का एप्लीकेशन थमाते जा सकते हो। क्या पता यू आर सीरियस और नॉट सीरियस। तो सच में आप खरीदने में इंटरेस्टेड हो अगर, तो फिर आपको एप्लीकेशन मनी का एक हिस्सा, फेस वैल्यू का एक हिस्सा देना पड़ता है, जिसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। और किसी कारणवश अगर आपको शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपका एप्लीकेशन मनी आपको रिफंड मिल जाता है। उसका एक और प्रोसेस है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो बोलने का ये मतलब है कि कंपनी के लिए जरूरी है एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करना एज पर द नॉर्म्स गिवन बाय कंपनीज एक्ट एंड सेबी। अच्छा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से
minimum there should be 5% of the face value of share. नॉमिनल अमाउंट मतलब फेस वैल्यू की बात हो रही है. अगर एक शेयर 10 रुपए का है तो उसका कम से कम 5% शुड बी द एप्लीकेशन मनी. एंड सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से इट शुड बी 25% ऑफ द एप्लीकेशन मनी. सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से इट शुड बी 25% ऑफ द एप्लीकेशन मनी. सो वैसे भी मैंने आपको बताया था कि फेस वैल्यू ज्यादा नहीं रखी जाती इक्विटी शेयर्स की. आपको मैंने स्टॉक मार्केट खोल के दिखाया था, 1 रुपया फेस वैल्यू का शेयर भी होता है, 2 रुपया फेस वैल्यू का शेयर भी होता है, 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर भी होता है. जनरली 10 रुपए के ऊपर फेस वैल्यू नहीं रखी जाती. इश्यू प्राइस अलग हो सकती है, मार्केट प्राइस अलग हो सकती है, लेकिन फेस वैल्यू कम रहती है. तो 25% बोलो तो भी पर शेयर 2.5 रुपया ही होता है, राइट. सो सेबी के हिसाब से इट शुड बी 25% एंड कंपनी के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से इट शुड बी मिनिमम 5%. So generally SEBI के भी रूल्स के हिसाब से कंपनी जस्ट ask for 25% of the application money. So the application money is to be paid with the bank. कंपनी जो है आप देखेंगे प्रोसेस जब मैं पढ़ाऊंगी, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट जब पढ़ाऊंगी तब आप देखेंगे कंपनी हैज टू अपॉइंट अ बैंकर. कंपनी को एक बैंकर अपॉइंट करना पड़ता है जो कि ये इशू से रिलेटेड पूरा पैसा जो है इसी बैंक अकाउंट में जमा होता है. तो अगर सपोज मैंने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया और एक शेयर पे मुझे 2 रुपया एप्लीकेशन मनी देना है, तो 100 शेयर के हिसाब से 200 रुपया एप्लीकेशन मनी मैं कहाँ जमा करूंगी? जो कंपनी ने मुझे बैंक बताई हुई है वहां पर जाकर मैं जमा करूंगी. Am I okay with the second point? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो मेरे ठीक है, आज कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन मुझे थोड़ा डिटेल में बताना है. ठीक है, आज मैं 2 ही पॉइंट ले रही हूँ. कल भी हमारा एसपी का लेक्चर है, हम कल कंटिन्यू करेंगे. तो आज मैंने जितना भी पढ़ाया है अच्छे से देखो, कोई छोड़ के नहीं जाएगा. क्लास खत्म होने में अभी 5 मिनट है. जितना मैंने बताया अच्छे से देखो. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स विल टेक टुमारो.